हेलो भाई, नमस्कार। आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 8 फरवरी की और दिन है गुरुवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। किसानों का दिल्ली मार्च, हाईवे जाम, पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ किसान चिल्ला बॉर्डर की तरफ बढ़े। चेन्नई के स्कूल को बम से उड़ाने की मिली धमकी, ईमेल के जरिए भेजा गया संदेश। 10 सालों में भाजपा ने कितने विपक्षी विधायकों को तोड़ा, कांग्रेस ने जारी किया ब्लैक पेपर। कर्नाटक में हुक्के पर लगा प्रतिबंध, अब बार, रेस्टोरेंट, होटल में नहीं उड़ा सकेंगे धुआं। भारतीय मूल के बैरिस्टर वरुण घोष ने ली भगवत गीता पर ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर के पद की शपथ। पाकिस्तान में आम चुनाव के बीच बड़ा आतंकी हमला, चुनावी ड्यूटी पर तैनात 4 पुलिसकर्मियों की मौत, मोबाइल सेवाएं निलंबित। लोन महंगे नहीं होंगे, आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी, ब्याज दरों में लगातार छठी बार बदलाव नहीं। यूसीसी में लिव इन में जन्मे बच्चे को कानूनी अधिकार, ब्रेकअप पर लड़की मांग सकेगी मेंटेनेंस, बिना रजिस्ट्रेशन साथ रहे तो 6 साल की जेल। प्रेग्नेंट है यामी गौतम, बताएंगे किस महीने में एक्सपेक्ट कर सकती हैं वो अपना पहला बेबी। कोरोना पॉजिटिव हुए मिचेल मार्श, फिर भी वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला T20 खेलेंगे। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया है। संसद का घेराव करके विरोध जताने की तैयारी है। किसानों की मूवमेंट की वजह से यूपी दिल्ली हाईवे जाम हो गया है। नोएडा एक्सप्रेसवे बंद कर दिया गया है। जगह जगह किसानों को रोका जा रहा है। पुलिस के साथ किसानों की नोकझोंक की भी सूचना आ रही है। ट्रैक्टर, ट्रॉली और पैदल ही दिल्ली की तरफ बढ़ रहे 200 किसानों को हिरासत में ले लिया गया है। चिल्ला बॉर्डर से पहले प्रेरणा स्थल के पास सड़क पर गाड़ियां लगाकर किसानों को रोका गया। करीब 1 घंटे की बातचीत के बाद किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। चिल्ला बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगे, हालांकि फिर किसानों को रोका गया। वहीं पुलिस ने बुजुर्ग महिलाओं को बसों में बैठाया। इसके अलावा धरनारत किसानों को भी बसों के जरिए लेकर जा रहे हैं। नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, एनटीपीसी और अंसल बिल्डर के खिलाफ नोएडा के किसान 60 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके साथ 3 किसान संगठन भी हैं। एनटीपीसी में तालाबंदी हो चुकी है, लेकिन किसानों की मांगों पर सहमति नहीं बन सकी है। इसलिए बुधवार को हुई महापंचायत में दिल्ली संसद घेराव का ऐलान किया गया। इसको देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। वहीं चेन्नई के एक प्राइवेट स्कूल को गुरुवार को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली। पुलिस ने इसकी जानकारी दी और लोगों से नहीं घबराने की अपील की। हालांकि इस घटना के बाद माता पिता अपने बच्चों को स्कूलों से लाने के लिए खुद स्कूल तक जाने को मजबूर हो गए हैं। जानकारी मिली है कि शहर के कम से कम 4 स्कूलों को ईमेल से धमकी जारी करने के लिए जिम्मेदार अपराधी का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। पुलिस ने कहा कि बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड को स्कूल में भेजा गया है। ग्रेटर चेन्नई पुलिस ने बम की जानकारी देते हुए बताया कि ग्रेटर चेन्नई पुलिस सीमा के कुछ शैक्षणिक संस्थानों में बम की धमकी वाले ईमेल मिले हैं। जीसीपी BDDS टीमों को इन शैक्षणिक संस्थानों में जांच के लिए भेजा गया है और इन ईमेल भेजने वाले अपराधी की पहचान करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को मोदी सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी कर दिया। इसमें उन्होंने मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल को लेकर ब्लैक पेपर पेश किया। इस दौरान गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हम प्रमुख मुद्दे के तौर पर बेरोजगारी के मुद्दे को उठा रहे हैं। इस बारे में बीजेपी कभी बात नहीं करती है। उन्होंने कहा कि केरल, कर्नाटका, तेलंगाना जैसे गैर बीजेपी राज्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। खड़गे ने कहा कि देश में लोकतंत्र को खतरा है। बीते 10 साल में 411 विधायकों को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया है। उन्होंने कांग्रेस की कई सरकारें गिरा दी। बीजेपी लोकतंत्र को खत्म कर रही है। ब्लैक पेपर में महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, किसान और अन्य विषयों पर सरकार की विफलताओं का उल्लेख किया गया है। पार्टी ने इसे 10 साल अन्याय काल नाम दिया है। गुरुवार को खड़गे ने सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी विफलताएं छिपाने का आरोप लगाया और कहा कि ऐसे में इस सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर लाने का फैसला किया गया है। कांग्रेस ने ये ब्लैक पेपर ऐसे समय जारी किया है जब सरकार संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के 10 साल के कार्यकाल पर एक व्हाइट पेपर जारी करने की घोषणा कर चुकी है। वहीं कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने युवाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रदेश में हुक्के पर प्रतिबंध का ऐलान कर दिया है। एक्स पर एक पोस्ट में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और युवाओं की रक्षा के लिए हुक्का पर राज्यव्यापी प्रतिबंध है। हुक्का धूम्रपान से जुड़े गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए हमने राज्य भर में हुक्का धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाकर निर्णायक कार्रवाई की है। उन्होंने कहा, हुक्का धूम्रपान से जुड़े गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए हमने पूरे राज्य में इसको बैन कर दिया है। इस चिंता के आलोक में हम सिगरेट और बाकी तंबाकू उत्पाद अधिनियम में संशोधन करके कर्नाटक में हुक्का धूम्रपान पर प्रतिबंध लागू कर रहे हैं। हमारी सरकार हमारी भावी पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण बनाने के लिए काम कर रही है।
कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई को WHO ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे 2016-17 के चौंकाने वाले डेटा का समर्थन भी मिला है, जिसमें कहा गया है कि कर्नाटक में 22.8% व्यसक तंबाकू का उपयोग करते हैं, जिनमें से 8.8% धूम्रपान करने वाले हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि 23.9% व्यसक सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के संपर्क में आते हैं, जो राज्य में तंबाकू सेवन के व्यापक खतरे को दर्शाता है। ये प्रतिबंध पिछले साल कोरमंगला में एक हुक्का बार में आग लगने की घटना की पृष्ठभूमि में भी लाया गया है, जिसमें आग और सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया गया था। विदेशी खबरों की बात करें तो भारतीय मूल के बैरिस्टर वरुण घोष प्रतिष्ठित हिंदू धर्म ग्रंथ भगवद गीता पर पद की शपथ लेने वाले ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर बन गए हैं। लेबर पार्टी के 38 वर्षीय घोष ने मंगलवार को पार्टी की सीनेट सीट भरी, जो पिछले महीने स्वास्थ्य कारणों से पैट्रिक डॉटसन की रिटायरमेंट के बाद खाली हो गई थी। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मामलों के मंत्री और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के सीनेटर पेनी वोंग ने एक्स पर कहा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के हमारे नए सीनेटर वरुण घोष का स्वागत है। सीनेटर घोष भगवद गीता पर शपथ लेने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर हैं। उन्होंने मंगलवार को कहा, मैंने अक्सर कहा है कि जब आप किसी चीज में पहले होते हैं तो आपको ये कंफर्म करना होता है कि आप आखिरी ना हो। मैं जानता हूं कि सीनेटर घोष अपने समुदाय और पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए एक मजबूत आवाज होंगे। लेबर सेनेट टीम में आपका होना अद्भुत है। द संडे मॉर्निंग हेराल्ड अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार घोष 1980 के दशक में अपने माता पिता के भारत से चले जाने और डॉक्टर के रूप में काम करने के बाद 17 साल की उम्र में पर्थ में लेबर पार्टी में शामिल हो गए थे। वो फ्रांसीसी बर्ड चैम्बर्स में बैरिस्टर हैं और उन्होंने वाणिज्यिक और प्रशासनिक कानून के साथ साथ औद्योगिक संबंध और रोजगार कानून में भी काम किया है। घोष के पास UWUA से कानून और कला में ऑनर्स की डिग्री है, जहां उन्होंने गिल्ड काउंसिल में अध्यक्ष और गिल्ड सचिव के रूप में भी काम किया है। उन्होंने ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लॉ में बैचलर की डिग्री भी हासिल की है। वहीं पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं के बीच आज आम चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। आतंकवादियों ने दोपहर को आम चुनाव के बीच खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान जिले के कुलाची में एक पुलिस मोबाइल वैन को निशाना बनाया। आतंकवादियों ने पहले यहां IED ब्लास्ट किया और उसके बाद अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिससे चारों ओर चीख पुकार मच गई। खैबर पख्तूनख्वा में हुए इस आतंकी हमले में 5 लोगों की जान चली गई और 3 अन्य लोग घायल हैं। हमलावरों ने 30 मिनट से ज्यादा समय तक लगातार गोलीबारी करने से पहले एक तात्कालिक विस्फोटक उपकरण तैनात किया। इस विस्फोटक से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। इससे पहले गृह मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों के चलते चुनाव के दिन पूरे पाकिस्तान में मोबाइल सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने और संभावित खतरों से निपटने के लिए सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं। बुधवार को हिंसा की घटनाओं में मारे गए लोगों का जिक्र करते हुए मंत्रालय ने कहा कि हमलों में कीमती जिंदगियां खोने के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने और संभावित खतरों से निपटने के लिए सुरक्षा उपाय जरूरी हैं। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार छठी बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। RBI ने ब्याज दरों को 6.5% पर जस का तस रखा है, यानी लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी EMI भी नहीं बढ़ेगी। RBI ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दरें 0.25% बढ़ाकर 6.5% की थी। 6 फरवरी से चल रही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज यानी गुरुवार को दी। ये मीटिंग हर 2 महीने में होती है। RBI ने इससे पहले दिसंबर में हुई बैठक में ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी। RBI की MPC में 6 सदस्य हैं, इसमें बाहरी और RBI अधिकारी दोनों हैं। गवर्नर दास के साथ RBI के अधिकारी राजीव रंजन कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं और माइकल देवव्रत पात्रा डिप्टी गवर्नर हैं। शशांक भिड़े, आशिमा गोयल और जयंत R वर्मा बाहरी सदस्य हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 2 फैसले लिए हैं। पहला ये कि RBI इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की समीक्षा करना चाहता है, जिसे आखिरी बार 2018 में अपडेट किया गया था। रिवाइज नॉर्म्स को फीडबैक के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर किया जाएगा। वहीं दूसरा ये कि SMS बेस्ड OTP AFA यानी एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन के रूप में पॉपुलर हो गया है। इसीलिए डिजिटल पेमेंट की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए MPC ने ऑथेंटिकेशन के लिए एक प्रिंसिपल बेस्ड फ्रेमवर्क बनाने का प्रस्ताव दिया है। वहीं उत्तराखंड में पास हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल में लिव इन रिलेशन एक्ट 381 का प्रस्ताव रखा गया है। बिल को राज्यपाल की मंजूरी मिलती है तो उत्तराखंड में लिव इन में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर 6 साल तक की जेल और 25,000 रुपए जुर्माना लग सकता है। इस बिल में लिव इन में पैदा हुए बच्चों को भी कानूनी अधिकार दिए गए हैं। साथ ही लिव इन से ब्रेकअप होने के बाद लड़की अपने साथी से मेंटेनेंस मांग सकेगी।
अगर कपल अनिवार्य रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं और साथ रहते हैं तो ऐसे में 6 साल तक की सजा और 25,000 रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। लिव इन में रहना शुरू करने के 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उत्तराखंड में रह रहे किसी भी राज्य के युवाओं के लिए लिव इन में रहने के लिए रजिस्ट्रार के सामने स्टेटमेंट देना जरूरी होगा। इसके साथ ही अगर उत्तराखंड राज्य का कोई युवा राज्य के बाहर लिव इन में रहता है तो उसे उस राज्य में रजिस्ट्रार के सामने इसका स्टेटमेंट प्रस्तुत करना जरूरी होगा। इसकी अभी कानून के तहत स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है। हालांकि कानूनन लड़की के लिए 18 साल और लड़कों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल है। इस आयु सीमा से ज्यादा के कपल बिना शादी किए साथ रहते हैं तो लिव इन रिलेशनशिप माना जाएगा। अगर लिव इन में रहते हुए बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे को वैध संतान माना जाएगा। वहीं मनोरंजन जगत की बात करें तो विक्की डोनर और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक एक्ट्रेस यामी गौतम इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म आर्टिकल 370 को लेकर चर्चा में हैं। अब हाल ही में अपनी फिल्म के एक पोस्टर के साथ उन्होंने फैंस को ये जानकारी दी कि उनकी फिल्म आर्टिकल 370 का ट्रेलर कब रिलीज होगा। हालांकि अपनी फिल्मों के साथ साथ यामी गौतम ने अपनी जिंदगी से जुड़ी एक बड़ी खुशी फैंस के साथ बांटी है। यामी के घर जल्द ही बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली हैं। हाल ही में यामी गौतम ने आर्टिकल 370 के ट्रेलर लॉन्च पर अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज को कंफर्म किया है। एक्ट्रेस और फिल्म मेकर आदित्य धर शादी के 3 साल बाद अपने पहले बेबी का धूमधाम से स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक यामी गौतम की प्रेगनेंसी को 5.5 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। उनकी रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि उरी एक्ट्रेस को जब से अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला है तब से वो काफी खुश हैं। खबरों की माने तो यामी गौतम मई के महीने में बेबी को जन्म दे सकती हैं। खेल जगत की बात करें तो वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 T20 मैचों की घरेलू सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इसकी पुष्टि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को की। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि मार्श सीरीज में टीम की जिम्मेदारी संभालेंगे। उन्हें मैच के दौरान अलग ड्रेसिंग रूम में रखा जाएगा। इसके साथ ही वो ग्राउंड में खिलाड़ियों से दूरी बनाकर रखेंगे। ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन भी पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। उन्होंने संक्रमित होने के बाद भी वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में हिस्सा लिया था। टेस्ट और वनडे सीरीज के बाद 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 9 फरवरी को होबर्ट में खेला जाएगा। वहीं 11 फरवरी को एडिलेड में दूसरा और 13 फरवरी को पर्थ में तीसरा मैच खेला जाएगा। इससे पहले 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही थी, जबकि 3 वनडे मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने क्लीन स्वीप किया। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के बाद न्यूजीलैंड दौरे पर T20 सीरीज के लिए भी मिचेल मार्श को टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम को 21 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला T20 मैच खेलना है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।